डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हर बार की तरह इस शाम भी मैं ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था। रास्ता बहुत ज़्यादा अंधेरे वाला था। इसी रास्ते से हर बार मैं आया करता था, लेकिन पहले कभी इस तरह डर नहीं लगा। धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे थे, जैसा कि कोरोना वायरस के पहले वेव के बाद हुआ था। लेकिन दोबारा मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन लगाया जाएगा। पहली बार तो बहुत बुरा लॉकडाउन लगा था। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। हालात भले ही सामान्य होने लगे हैं, लेकिन ऐसे अंधेरे में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। हालात अब भी पहले जैसे नहीं हुए हैं, कुछ सुधरे जरूर हैं। घर की तरफ आते वक्त वो सुनसान सड़कें ऐसा एहसास दे रही थी जैसे इंसान लुप्त ही हो गए हों। घरों के अंदर जल रही लाइट ये बयां कर रही थी कि लोग घरों के अंदर तो हैं, लेकिन बाहर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसी महामारी जिसने इंसानियत के रहने का तरीका ही बदल कर रख दिया। कैसे सड़कों पर रौनक हुआ करती थी। रास्ते में घर आते वक्त कई पड़ोसी मिला करते थे। भले ही रात का वक्त 10 बजे का हो या 11 बजे का हो, मैं अंधेरे में आया करता था। फिर भी कई लोगों से बात करने का मौका मिल ही जाया करता था। लेकिन इस महामारी के बाद ये मौका जैसे हमसे छीन लिया गया। यहाँ अंधेरी सड़क में शायद काम करके सबसे लेट आने वाला मैं ही हूँ। घर आते वक्त फिर से मुझे एक पेड़ के नीचे वही भिखारी मिला। यहाँ हमारे घरों के पास ये भिखारी पेड़ों के नीचे बैठा रहता है। रात को इसी तरह यहीं पर सोता है, लेकिन मैं कभी कभी इसकी मदद कर ही देता हूँ। इस बार भी उसने दूर से ही मुझे देख लिया था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। मुझे देखते ही वो कहने लगा था, अरे केविन, क्या आज कुछ लेकर आए? क्या ऑफिस में तुमने खाना खाया? अगर कुछ बचा है तो मुझे दे दो। मैं जैसे ही उस भिखारी के पास गया, मैं कहने लगा, अरे आज तो किसी का बर्थडे था तो वहाँ पर पार्टी हो गई। ये देखो, मेरा खाना तो पूरा का पूरा बचा हुआ है। वो भिखारी हर बार खुश हो जाता था जब भी मैं उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को लेकर आता था। भले ही मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊं या मैकडी में जाऊं, उसके लिए एक बर्गर या खाने की चीज़ हर रोज़ ज़रूर लिया करता था। मैं किसी न किसी का भला करना हमेशा सही समझता था, तो इस बार भी मैंने वो डिब्बे उसको पकड़ाए और उसने जल्दी से अपने पास रखे हुए वो पैकेट और एक प्लेट में सब कुछ उड़ेल दिया। खुशी से वो खाने लगा, मेरा शुक्रिया किया और मैं वहाँ से आगे पढ़ने लगा। जैसे ही मैं घर पहुँचा था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। जल्दी से मैंने टीवी लगाया और टीवी पर न्यूज़ आ रही थी कि हालात फिर से बिगड़ते जा रहे हैं। कई देशों में दोबारा से लॉकडाउन लगने लगा है और शायद हमारे यहाँ भी लॉकडाउन जल्द ही लगने वाला है। फिर से मैंने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, ये कैसी बीमारी है, हटने का नाम ही नहीं ले रही। पहले कितना बुरा लॉकडाउन लगा था, खाने पीने की किल्लत हो गई थी। खाने की चीज़ बाहर लेने जाओ तो हर तरफ पुलिस वाले मिल रहे थे। ऐसे हालात दोबारा ना हो जाएं, मैं उस मुसीबत को दोबारा नहीं झेल सकता। बड़ी मुश्किल से मुझे काम मिला था और इस महामारी के दौर में मेरा काम भी छूट गया। हालात बुरे हो गए। मैं तो शादी करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप ही इस महामारी के कारण हुआ। हम मिल नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी और जैसे जैसे हम दोनों में दूरियां बढ़ती गई, एक दरार होने के कारण हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो गए। आज भी उसका नाम याद करता हूँ, डायना। उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ ज़्यादा हो गया। कॉलेज में पढ़कर एक नर्स बनना चाहती थी, लेकिन मुझसे दूरी बनाकर खुश वो भी नहीं थी। लेकिन कहने लगी, हमें अब दूरियां ही रहनी चाहिए। आज भी याद करता हूँ और सोचता हूँ, काश भगवान कुछ ऐसे रास्ते दिखा दे कि वो रास्ता उसी के पास ले जाए। ऐसे अकेले
अपने उस सोफे पर बैठा हुआ टीवी को देखते हुए अजीब अजीब ख्याल मेरे दिमाग में आते जा रहे थे। तभी मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें आईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोग झगड़ रहे हों। मैंने खिड़की से पर्दा हटाया तो मैंने देखा वहां पर दो लोग थे, जैसे एक जैसे कपड़े पहने हुए, एक दूसरे को खरोंचने की कोशिश कर रहे, पीटने की कोशिश कर रहे। जल्दी से फ़ोन उठाकर मैं पुलिस को कॉल करना चाहता था। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया मेरा फ़ोन डेड था। तब मैंने अपने सर पर हाथ मारा। अरे यार, एक तो मोबाइल भी मेरा ख़राब है, अब लैंडलाइन भी काम नहीं कर रही। अगर यहाँ कोई मुसीबत हुई तो मैं पुलिस को फ़ोन लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा। वैसे मैंने ध्यान दिया, सुबह भी ये फ़ोन काम नहीं कर रहा था, अब भी ये फ़ोन काम नहीं कर रहा है। मुझे कंप्लेंट करनी होगी, लेकिन अंधेरे में मैं कहीं जाने वाला नहीं। अब क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो कोई मुसीबत नहीं है ना। वही झगड़ रहे हैं तो झगड़ते रहें। मैंने देखा एक आदमी दूसरे को ज़्यादा पीट रहा था। तभी नीचे से उसने पत्थर उठाया और उसके सर पर मारा। वो तो बेहोश हो गया, जबकि दूसरा आदमी वहां से भाग गया। शायद एक आदमी को दूसरे की पहचान होगी, क्योंकि कपड़े एक जैसे पहने हैं। शायद एक साथ काम करते होंगे। मन कर रहा था कि उसकी जाकर मदद करूं, लेकिन फिर मेरा मन ये भी कह रहा था कहीं मुझे कोई परेशानी ना हो जाए। इसीलिए पर्दे को दोबारा वैसा ही किया मैंने और सोफे पर बैठ गया। कुछ समय बाद खिड़की पर एक खटखटाने की आवाज़ हुई। मैं घबरा सा गया। मैंने जल्दी से जाकर पर्दा हटाया तो देखा सामने वाली उस कांच की खिड़की के ऊपर एक बड़ा सा चेहरा, सर से खून नीचे की तरफ बह रहा, आंखें जैसे नशे में धुत थी। वो आदमी खिड़की पर ही बार बार खटखटाकर कुछ कहे जा रहा था। सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरे सर पर थोड़ी चोट लगी है, क्या तुम मदद कर सकते हो? मैं दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था। खिड़की से ही मैंने उसे जवाब दिया, देखो, जो भी तुम्हारा झगड़ा है मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता और तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, खून निकल रहा है। मैं पुलिस को बुला नहीं सकता, फ़ोन काम नहीं कर रहा। उस आदमी ने कहा, मैं आगे वाले घर में भी गया था, उन्होंने भी कहा फ़ोन काम नहीं कर रहा है। क्या यहाँ किसी का फ़ोन काम नहीं कर रहा है? मैंने उसे जवाब दिया, मुझे नहीं पता, शायद इस पूरे इलाके का फ़ोन जैसे काम नहीं कर रहा होगा। कहीं पर वो जो टावर है वो ख़राब हो गया होगा। देखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसने कहा, कोई मरहम पट्टी ही दे दो, देखो सर से खून बहे जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत हो जाए, खून देखो कितनी तेज़ी से बह रहा है। मुझे उस पर तरस आ गया, लेकिन फिर भी मैं दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था। कई बार ऐसे चालाक लोग आपको बहकाकर फंसाने की कोशिश करते हैं। उसे ये पता लग गया है कि फ़ोन काम नहीं कर रहा है। हो सकता है दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आ जाए और मुझ पर हावी हो जाए, और उसका जो साथी है उसने भी तो ऐसे ही कपड़े पहने हैं, झगड़कर झूठ दिखा रहे हैं। हो सकता है। खिड़की थोड़ी सी खोली मैंने, उसे एक ट्यूब दी ताकि वो ज़ख्म पर लगा सके, एक पट्टी दी और उसने मेरा शुक्रिया किया और उसके बाद कहने लगा, अब मैं क्या करूं, भटक चुका हूं, ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसा करता हूं, सामने कहीं रुक जाता हूं। यहाँ कोई किराए पर कोई कमरा दे रहा है तो मेरी मदद कर दो, बस इतना बता दो। मैंने सामने की तरफ इशारा कर दिया। आगे वाला घर बिल्कुल खाली था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसकी उम्र 80 साल थी। हमेशा कहता रहता था कि कोई किराए पर रहना चाहता है तो ज़रूर बताना। मुझे वो कहता था, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं जानता था जिसे मैं वहाँ पर भेज पाऊँ। ये आदमी कह रहा है तो मैं वहाँ पर भेज सकता हूँ। मैंने कहा, वहाँ जाकर उस बूढ़े आदमी से बात कर लेना। उसने शुक्रिया किया और उस तरफ बढ़ गया। मैंने पर्दा लगाया और मैं बेड पर पहुंच गया। आज काफ़ी अजीब सा दिन था। क्या क्या देखने को मिला और बार बार दिमाग में वही ख्याल आए जा रहा। महामारी के कारण दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए, परेशानी बढ़ सकती है। अगली सुबह जब मैं काम पर जा रहा था ना, मैंने ध्यान दिया वो भिखारी सो रहा था। भले ही नींद में था, लेकिन उसके शरीर पर अजीब सी बीमारी हो चुकी थी। जैसे हर जगह वो खरोंचे जा रहा और उसके सर से और बाजुओं से थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा था। अगर वो जाग रहा होता तो मैं उससे बात करता, लेकिन वो जाग नहीं रहा था तो मुझे जल्द से जल्द काम पर जाना था। लेकिन जब तक मैं काम पर पहुंच पाता तब तक यहाँ शहर में ये बात फैल चुकी थी कि आज से लॉकडाउन लगने वाला है। सुबह सुबह मैं न्यूज़ देख नहीं पाया। नहाने में, काम करने में और खाना बनाने में समय लगता है।
लॉकडाउन लग चुका था तो मुझे लगा जल्द से जल्द मुझे घर की तरफ निकलना चाहिए। मैंने टैक्सी बुक करवाने की कोशिश की लेकिन टैक्सी काम नहीं कर रही थी। दिल बैठा बैठा सा जा रहा था। यहाँ मैं रुकूंगा तो कहाँ रुकूंगा, ये तो मेरे लिए परेशानी हो गई। टैक्सी से यहाँ पर आ तो गया मैं, लेकिन जा नहीं पाऊंगा घर, और यहाँ रुकूंगा तो किसके घर पर रुकूंगा। ऐसा करता हूँ, ये सफ़र को चलकर तय करने की कोशिश करता हूँ और रास्ते में मुझे बस मिलेगी, कहीं ना कहीं बस पर चढ़ने की कोशिश करूंगा, अपने घर के करीब पहुंच जाऊं। बाकी का सफ़र मैं चलकर तय कर पाऊंगा। एक बस मिली मुझे, बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। उस बस पर मैं चढ़ नहीं पाया। फिर मुझे मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहाँ 2 घंटे मैंने इंतज़ार किया। वहाँ पुलिस वाले लोगों को घरों की तरफ जाने के लिए कह रहे थे। मैंने उनसे बात की, मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर है, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं। पुलिस वालों की सारी गाड़ियाँ भरी हुई थी और यहाँ पर कहा जा रहा था कोई भी बाहर घूमता हुआ दिख गया उसे जेल में डाल दिया जाएगा। मैं जेल तक पहुँचना नहीं चाहता था। इस मुसीबत से बचने के लिए मैं क्या कर सकता था। तभी मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया जिसका घर इसी तरफ था। खिड़की से बाहर झांक रहा। मैं तो वैसे ही उस घर से आगे से निकल रहा था। उसने इशारा किया, क्या हुआ, यहाँ क्यों घूम रहे हो, तुम्हें नहीं पता लॉकडाउन लग चुका है, जल्दी से जल्दी घर चले जाओ। मैंने कहा, यार घर कैसे जाऊँ, अब घर जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिल रही, बस नहीं मिल रही और मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं क्या करूँ। उसने कहा, ऐसा करो, तुम मेरी तरफ आ जाओ, आओ आओ घर के अंदर आ जाओ, और जब अंधेरा हो जाएगा पुलिस वाले बाहर घूमते हुए किसी को देखते नहीं, अंधेरे में निकल जाना। मैं उसके घर के अंदर चला गया। उसने मुझे कॉफ़ी पिलाई, उसके बाद कुछ खाना खिलाया। बातों बातों में समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। शाम का वक्त हो चुका था। बार बार हम दोनों खिड़कियों से बाहर की तरफ झांकते। उसके पास गाड़ी थी, वो मुझे मेरे घर तक छोड़ सकता था, लेकिन उसके लिए उसे रात का इंतज़ार करना था, क्योंकि पुलिस वाले बाहर गाड़ी चलने देना नहीं चाहते थे, ना ही किसी को बाहर घूमने देना चाहते थे। मेरे दोस्त को मुसीबत होती, लेकिन मैं बस अपने घर तक पहुंचना चाहता था। घर में खाने पीने की चीज़ें हैं, ये अचानक लॉकडाउन लग तो गया है, लेकिन फिर भी काम चलाया जा सकता है। इस तरह वहाँ अंधेरा हो गया। तब मेरे दोस्त ने कहा, यार यहाँ कुछ लोग घूम तो रहे हैं और देखो पुलिस वाले किस तरह से पकड़ पकड़ कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है 1 घंटा और इंतज़ार करते हैं। 11 बजे हम दोनों बाहर निकले। मेरा दोस्त गाड़ी से मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर की तरफ बढ़ चुका था। मेरे घर की काफ़ी दूरी पर वो बड़ी सड़क पर मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया और कहा, अलविदा मेरे दोस्त, ध्यान रखना, मैं घर के पास नहीं आ सकता यार, वहाँ पर कहीं ना कहीं नाका लगा होगा, तुम तो खिसक कर निकल जाना, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं जब ये लॉकडाउन से थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, बाकी मैं फ़ोन करूँगा। यह कह के मेरा दोस्त गाड़ी भगाता हुआ वहाँ से निकल गया। मैं चलकर घर की तरफ आ रहा था। वहाँ पर कई जगह मुझे पुलिस वाले मिले, लेकिन अपने इलाके का एक फ़ायदा होता है, मुझे शॉर्टकट भी पता थे। कई घरों के बीच से, जैसे छोटे छोटे इलाके गलियों वाले थे, वहाँ से निकलकर आसानी से घर तक पहुँचा जा सकता था। पीछे से खिसकते हुए मैं अपने घर के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच आया और यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं था। तभी मेरी नज़र पड़ी वो भिखारी के ऊपर। वो भिखारी बैठा हुआ था। मैं उसके करीब से गुजर रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार पूछा, कैसे हो, सेहत ठीक है तुम्हारी, सुबह शरीर पर काफ़ी खरोंचें थी। उसने जवाब नहीं दिया। दूसरी बार फिर से मैंने कहा, देखो मेरे दोस्त, आज खाना मेरे पास है नहीं, मुझे कहीं पर रुकना पड़ा और मैं जो खाना लेकर गया था वही खाना पड़ा। हाँ, आज थोड़ी सी मुश्किल है, माफ़ कर देना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सन्न हो चुका था, आंखें खुली थी उसकी, लेकिन ऐसे बैठा था जैसे उसे कोई होश ही ना हो। कई बार ऐसे भिखारी किसी न किसी नशीली चीज़ को खा लेते हैं, हालत ऐसी हो जाती है। लेकिन ये तो अच्छा था, कहा करता था कभी मुझे काम मिला तो मैं भी साधारण जिंदगी जीना चाहूँगा, अभी मुसीबत है। लेकिन इस बार उसके ऐसे हालात देखकर मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा, मुझे वही आदमी नज़र आया जिसके सर पर चोट लगी थी। शायद आगे उसने वो घर किराए पर ले लिया होगा, कोई ना कोई कमरा तो उसे मिल ही गया होगा। वो आदमी मेरे करीब खड़ा था। मैंने उसको कहा, भाई साहब क्या हुआ, घर मिल गया ना वो किराए पर, आप यहीं पर हैं तो मुझे लगता है मिल गया, लेकिन देखिए बाहर मत निकलिए, मेरी तो मजबूरी है, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं।
उसने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सन्न ऐसे चल रहा था जैसे उसके सर पर चोट लगी हो। खून उसने अभी तक साफ नहीं किया था। घुटना भी थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था। लंगड़ा कर चलने की बजाय सीधा चलने की कोशिश कर रहा, लेकिन फिर भी एक टांग टेढ़ी बार बार हुए जा रही। चेहरे पर हाव भाव नहीं थे दर्द के। सीधा चलता चलता निकल गया। मेरी तरफ उसने नजर तक न घुमाई। मैं भी चलता चलता घर के अंदर आ गया और उसके बाद दरवाजा लगाकर मैंने चैन की सांस ली और भगवान का शुक्रिया किया। हे भगवान, तूने मेरी मदद की। रास्ते में किसी पुलिस वाले ने मुझे डांटा नहीं या मुझे पकड़ा नहीं। मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब घर से बाहर नहीं निकलूंगा। ना तो मेरे पास मास्क था, कहीं मुझे वो महामारी लग जाती तो। मैं घर पहुँच चुका था, वो भी सही सलामत। तो मैं अपने दोस्त को फ़ोन करके बताना चाहता था कि मैं घर पहुँच गया हूँ। फ़ोन को चेक किया, फ़ोन अब भी डेड था। तब मैं सोच में पड़ा हुआ, यार ये बड़ी मुसीबत है। फ़ोन काम नहीं कर रहा, टावर ख़राब हो गया होगा और बीच में लॉकडाउन लग गया। अब ये टावर ठीक नहीं होगा, फ़ोन मैं कर नहीं पाऊंगा। मोबाइल मेरे पास मौजूद नहीं है तो मुझे खबर मिलेगी तो कैसे मिलेगी। मैंने टीवी को ऑन किया और टीवी में साफ साफ कहा जा रहा था लॉकडाउन लग चुका है, कोई भी घर से बाहर ना निकले। पुराने लॉकडाउन की तस्वीरें दिखाई जा रही थी, वीडियोस दिखाई जा रही थी, कैसे सन्नाटा पिछली बार पसर गया था और इस बार की वो नई तस्वीरें। इस बार भी वैसा ही लॉकडाउन लगा है। कुछ लोग बाहर घूमते हुए नजर आए जिन्हें पुलिस वाले पकड़े जा रहे थे। यानी कल तो पूरी तरह से सन्नाटा होगा, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। आज लोगों ने जो खाना खरीदना था, जो चीज़ें खरीदनी थी, वो खरीदी जा चुकी हैं। मैं घर में बैठा हुआ अब ऐसे असहाय सा महसूस कर रहा था क्योंकि मेरे पास खाने पीने की चीज़ें अगले 4 से 5 दिनों की ही थी। 4-5 दिन बाद मुझे घर से बाहर निकलना होगा। खाना कहीं ना कहीं से लेकर तो आना होगा, ऐसे तो मुसीबत बढ़ सकती है। फिर खिड़की से सामने पड़ा हुआ वो भिखारी मुझे नजर आया। अरे यार, उसे तो और भी परेशानी होगी। पिछली बार यहाँ पर आया था, बहुत ज़्यादा भूखा था, 3-3 दिन बाद उसे खाने को मिलता था। इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है। कई बार तो उसे मैंने खाने के लिए दिया, तभी तो उससे दोस्ती हो गई। इस बार तो मेरे पास अपने लिए खाने का सामान नहीं है, उसे ये चीज़ें मैं कैसे दूंगा। हे भगवान, ये मुसीबत है। अब मैं क्या करूँगा। ग्रॉसरी करने के लिए भी मुझे काफ़ी दूर जाना होगा। टैक्सी चलेगी नहीं, बस चलेगी नहीं, गाड़ी मेरे पास है नहीं। हे भगवान, इस बार तो मुसीबत हो गई। गाड़ी मुझे कोई छोटी मोटी सेकंड हैंड ले ही लेनी चाहिए थी। ऐसे ख्याल मन में आए जा रहे, लेकिन फिर मैंने पर्दे को लगा दिया। आखिर उसे देख देख कर कब तक दुखी होता रहूँगा। टीवी को देखने लगा। कोई अच्छी सीरीज आ रही होगी, कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा ना। उसे देखकर मन बहलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मुसीबत बड़ी हो तो छोटी चीज़ों में मन नहीं लगता। फिर से बाहर किसी के झगड़े की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कांच की बोतल टूटी हो। उसके बाद 2 लोगों की आवाज़ आई, लेकिन ये चीखने की आवाज़ थी, अजीब सी, जैसे झगड़ा तो हो रहा हो लेकिन मारपीट ज़्यादा हो रही हो। खिड़की से पर्दा हटाया मैंने तो वही एक जैसे कपड़े पहने हुए लोग आपस में लड़ रहे थे। एक के सर से खून निकला हुआ जो कि सूख चुका था, कल से जैसे उसने सर के ऊपर वाला अपना खून साफ ही ना किया हो। और दूसरा आदमी कांच की बोतल उस पर मार रहा था और चीख भी रहा था, जबकि उसे कोई दर्द ना हो रहा हो। वो तो काटना चाहता था। ये ऐसा वहशीपन मुझे नजर आ रहा। उस आदमी ने दूसरे को काटा, भले ही कल उसने उसे मारा था, लेकिन ऐसे हैवानियत से उसे काटने की क्या ज़रूरत है। उसके हाथ की 3 उंगलियां काट कर उसने अलग कर दी, फिर कंधे पर काटा। वो चीखें मार रहा, बचाओ बचाओ। कई घरों के अंदर लाइट जलती हुई मैंने देखी, खिड़कियों से बाहर झांकते हुए लोग देखे, लेकिन कोई बाहर निकलना नहीं चाहता था। और मुसीबत ये कि फ़ोन शायद काम नहीं कर रहा। अब क्या करें। उस आदमी ने दूसरे को इतनी बार काटा कि वो बेहोश हो गया। उसे काटने के बाद वो सीधा चलने लगा। चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई एहसास हुआ ही ना हो कि उसने किसी को मार दिया है या बेहोश कर दिया है। ज़मीन पर पड़ा हुआ वो आदमी ऐसे निढाल पड़ा था जैसे उसकी मौत हो चुकी हो, और खून ऐसे बह रहा था जैसे अब वो दोबारा उठने वाला नहीं। मन तो कह रहा था मदद करूं, लेकिन इस महामारी में मैं कोई ऐसी बीमारी को घर तक नहीं लाना चाहता था जो मेरे लिए मुसीबत बने। फिर मुझे अस्पताल के चक्कर लगाने होंगे। हो सकता है मैं भर्ती हो जाऊं
और जैसा कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बताया गया है, ये महामारी होने के बाद कई पुलिस वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, खड्डों में दबा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही मुझे पता है ये झूठ है, सच थोड़ी ना हो सकता है, फिर भी मन डर रहा था। मैं घर में ही था, तभी खिड़की के पास मुझे खटखटाने की आवाज फिर से सुनाई दी। मैं जल्दी से भागा भागा गया। मैंने अपने दरवाजे को अच्छे से लॉक किया, क्योंकि मुझे पता था मैंने अपनी आंखों के सामने जो देखा है वो कोई साधारण घटना नहीं है। पर्दे को हटाया तो खिड़की पर वो आदमी था जिसने दूसरे आदमी को, मुझे लगता है, मार ही डाला है। लेकिन इस बार वो मदद नहीं मांग रहा था, खिड़की से अंदर झांके जा रहा था। ऐसे झांक रहा था जैसे उसके चेहरे पर कोई हाव भाव ना हो, मुझे देखे जा रहा। मैंने उसके पीले पीले होंठ देखे, जैसे उसका खून सूख चुका हो, सूखी हुई उसकी आंखें और सर पर खून। ऐसा भयानक दृश्य था ना, वो मेरी आंखों में झांक रहा था कि मैं डरा हुआ तो नहीं हूं। मैंने जल्दी से वो फोन उठाया और मैं उसे दिखाने लगा, मैं फोन करने वाला हूं, देखो। मैं जानता था यहाँ लैंडलाइन काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैं उसे दिखाना चाहता था कि मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। लेकिन वो ना तो डर रहा था, ना कोई हरकत कर रहा था। फिर उसने खिड़की को मेरी आंखों के सामने ही खटखटाना शुरू कर दिया। जोर जोर से मारने लगा था वो, जोर जोर से। ऐसा लग रहा था जैसे वो खिड़की को तोड़ देना चाहता हो। ये कांच की खिड़की थी, जोर जोर से मारकर वो तोड़ना चाहता था। और तभी मेरी नजर पड़ी पीछे वाले उस आदमी पर। वो गिरा हुआ आदमी जो कि शायद मर चुका था, उठा, चेहरे पर खून ही खून था, कंधे पर एक बड़ा कट का निशान, उंगलियां नहीं थी, वहां से भी थोड़ा थोड़ा खून टपक रहा। वो भी आकर खिड़की जोर जोर से खटखटाए जा रहा। दोनों मिलकर खिड़की को ऐसे तोड़ना चाहते थे। जोर जोर से तोड़ने की वो सारी कोशिश। उसके बाद वो कांच टूट गया। उनमें से एक ने अंदर की तरफ हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की और उनकी वो भयानक आवाजें, ऐसा लग रहा था किसी बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया हो और दिमागी तौर पर वो ठीक ना हो। जबकि दूसरी तरफ की खिड़की को तोड़ने पर लगा हुआ वो भिखारी। जब मैंने वो पर्दा एक तरफ किया ना, उस भिखारी को देखते ही मैं कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? मेरी खिड़की क्यों तोड़ रहे हो? मेरी मदद करो। उसके चेहरे पर भी कोई हाव भाव नहीं, शरीर पर खरोंचों के निशान, बड़े बड़े फफोले, और ऐसा लग रहा जैसे उसके होंठ पीले हो चुके हों। हमारे शरीर का खून जब सूख जाता है ना, बिल्कुल लाश जैसा शरीर हो जाता है, ऐसे शरीर थे उन सबके। भयानक से थे वो, भयानक से। उस भिखारी ने भी मेरी एक बात ना सुनी और खिड़कियों को तोड़ता चला गया। चारों तरफ की वो खिड़कियां टूट चुकी थी। एक तरफ से तो वो दो आदमी घर के अंदर आ चुके। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर चला गया, दरवाजे को कर लिया बंद। मैं बेड के बिल्कुल पास था। आखिर यहां से भाग कर जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? तभी दरवाजे पर भी एक आवाज हुई। वो दरवाजे को तोड़ने पर लग चुके थे, बार बार कुछ मार रहे थे। दरवाजे में दरारें आने लगी, साफ दिखने लगी। उनमें से एक ने साइड में पड़ी हुई वो कुल्हाड़ी, जो कि मैं ज़्यादातर पेड़ों को काटने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, उसे वो मार मार दरवाज़ा तोड़ने पर तुला हुआ था। तीनों, मुझे इतना पता था, ये तीनों साधारण नहीं बचे हैं। जैसे इनके हालात बदल चुके हैं, स्वभाव बदल चुका है, जैसे मुर्दे हैं ये मुर्दे, तोड़ने पर लगे हुए। और दरवाज़ा एक तरफ से टूटा। वो वो अपनी बाजू अंदर करके हाथ से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा। और मैं जानता था ज़्यादा समय उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। भले ही भारी चीज़ आगे रख दूं, लेकिन वो तो दरवाज़ा तोड़ देंगे, दीवार तक तोड़ देंगे। वो पागल हो चुके थे। मुझे जो करना था जल्द करना था। मैंने खिड़की खोली और मैं खिड़की से बाहर वो छत पर घिसटता हुआ मैं पहुंच गया। खिड़की को ऊपर से कर दिया बंद। फिर मैं 15 मिनट बाद देख रहा, उन्होंने खिड़की को तोड़ डाला था। उसके बाद बाहर झांक रहे
और खिड़की से ही तीनों ने छलांग लगाई आगे वाले गार्डन में। वो भागते भागते मुझे ढूंढ रहे, फिर भागते भागते सामने वाले घर तक पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उस आदमी ने बेवकूफ़ी की दरवाज़ा खोलकर। मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था कि मैं छत पर हूँ, मैं चुपचाप रहना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने वो दरवाजे को खोल दिया था। वो तीनों उस आदमी पर ऐसे टूटे, उसकी जांघ पर दांत गड़ाकर मांस का टुकड़ा खींच लिया था उस भिखारी ने, जबकि बाकी दो उसकी आंखों में उंगलियां मारने की कोशिश कर रहे, कानों को अलग कर दिया, छाती में दांत गड़ाए और उसे वहीं पर मार दिया। फिर तीनों के तीनों इधर उधर भटकने लगे और घरों की तरफ जाने के लिए। चीख पुकार उस आदमी की चारों तरफ गूंजी। फिर वो तीनों वहां घूमते घूमते और घरों की खिड़कियां तोड़ रहे, दरवाजे तोड़ रहे, लोगों को मार रहे। मैं यहां से बचकर भागना चाहता था, लेकिन बाहर भागता मुसीबत में फंस सकता था, तो चुप करके छत पर छिपा रहा। फिर मैंने सामने पड़े उस आदमी को देखा जिसे मारा गया था। उठा, खड़ा हुआ, उन लाशों की तरह उसने भी चलना शुरू कर दिया। वो आदमी सामने ऐसे भटक रहा जैसे कोई हाव भाव से महसूस हो ही न रहे हों। भटकते भटकते वो भी उनके साथ, जैसे एक दूसरे की पहचान थी, या सूंघ सकते थे या शरीर को देख सकते थे। वो एक घर को चारों तरफ से घेर कर खिड़कियां दरवाजे तोड़ने में कामयाब हुए और वहां पर 2 बच्चे थे, एक माँ थी। उनका पति कुछ समय से लड़ाई करके वहां से गया हुआ था। सभी को उनसे सहानुभूति थी, लेकिन वो चीख पुकार और चीखों की वो आवाज़ें वहां से इतनी बुरी और इतनी भयानक लग रही थीं। लोगों ने घरों की खिड़कियों को बंद कर दिया, छतों पर लोग चढ़ चुके थे। मैं आंखों से देख पा रहा था जैसे उन्होंने मुझे देखा हो कि मैं कैसे छत पर छिपा हुआ हूँ। कई लोग इशारा करके कह रहे थे कि नीचे रहो। मैं भी ऐसा ही कर रहा, और वहाँ नीचे जैसे जैसे वो 4 मुर्दे और लोगों को मारते, जिन्हें मारते 1 घंटे में वो भी उन्हीं की तरह चलने लगते, लाशों जैसे कोई बीमारी थी जो एक से दूसरे के अंदर काटने के बाद आ जाती और जो मरता दोबारा जिंदा हो जाता, लेकिन ऐसे भयानक रूप में और लोगों को मारने के लिए। धीरे धीरे उन्होंने कई घरों में तबाही मचाई। कई लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की। उस भिखारी का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन धड़ बिना सर के भी चल पा रहा था। लाशें थी, भले ही वो देख नहीं पा रहा। सामने की तरफ बढ़ता जा रहा, लेकिन जो पकड़ में आता वो दबाकर, काट कर मारने की कोशिश करता। वहां कई लोग थे जो लड़ना चाहते थे, जो डर नहीं रहे थे, लेकिन उनके काटने के बाद उन्हें जैसे दौरे पड़ते। पूरी रात ऐसा चला और वहां पर कई वैसे ही मुर्दे थे जो रोशनी में जैसे छिप ही गए घरों के अंदर, और तब ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से भागा जा सकता है। लेकिन बड़े बड़े कपड़े उड़े हुए बाहर भी वो निकलते शिकार करने के लिए, फिर अंधेरे में छिप से जाते। छत के ऊपर चढ़ा हुआ था मैं, भागना चाहता था यहाँ से, लेकिन मुझे पता नहीं था हालात सही होंगे या नहीं। कई लोग थे जो छतों पर चढ़े हुए, कई जो मारे जा चुके थे। उन्हें छत के ऊपर चढ़ने का भी पता लग गया था। कई जो नीचे उतरे जब उन्होंने मारा, जो छत पर थे वो दोबारा आए लाश बनकर, और छतों के ऊपर चढ़ चढ़ कर लोगों को मारा गया। ऐसे हालात बन चुके थे, मुझे लगा यहाँ से भागना चाहिए। ऐसी बीमारी सी है, यहाँ पर कुछ अजीब सा हुआ है। छत के पीछे वाली उस बालकोनी में अपने पैर को फंसाकर मैं नीचे तो उतर चुका था, लेकिन अब यहाँ से दूर भागना चाहता था। मैं जैसे जैसे भागकर अपने उस इलाके से बाहर निकला, वहाँ पड़े हुए कपड़े और वहाँ खून के छींटे ये बयां कर रहे थे जैसा हमारे इलाके में हुआ है, उस स्ट्रीट पर हुआ है, वैसा बाकी आसपास के इलाकों में भी हुआ है। वहाँ पड़ी हुई एक गाड़ी नज़र आई थी मुझे। वो पुलिस की गाड़ी थी जिसके अंदर से आग ऐसे लपटें निकाल निकाल कर बाहर की तरफ आ रही थी जैसे अपने आगोश में ले लेगी किसी को भी। और बाहर की तरफ जली हुई वो टांगे, धड़ पूरा जल चुका, आधी जली टांगे ऐसे गिरी हुई थीं। मैं समझ गया था ये कुछ बड़ा हो चुका है,
ये जो लॉकडाउन लगा है, इसके कारण ये महामारी जो ना सिर्फ मैं पहले समझ रहा था कोरोना है, कुछ और भी है जिससे हमें बचाने के लिए हर घर में लोगों को बंद करना ही आखिरी रास्ता सरकार को नजर आया है। वहां मुझे कई पुलिस वाले दिखे थे। जब मैं उनके पास जाने के बारे में सोच रहा, पेड़ के पीछे छिपा हुआ, उनके हाव भाव बदले हुए थे, चाल ढाल बदली हुई थी। पहचान गया वो जिंदा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पुलिस वालों के साथ भी ये हुआ है तो आम इंसान क्या बचे होंगे। घरों के अंदर से धुआं निकल रहा था। कई जगह जैसे दंगे हुए हों, लाशें पड़ी थी। मुझे यहाँ से दूर जाना था, लेकिन जाता तो कहाँ। फिर मुझे वो लाशें उठती हुई नजर आईं। जान गया 1 घंटे में हुआ है जो भी यहाँ पर हुआ है। धूप से जैसे बचते, आंखों पर हाथ रखे हुए। उन्हें धूप परेशान करती थी, लेकिन धूप से वो आंखें ढकने के बाद दर्द को महसूस नहीं कर रहे। आंखों में धूप चुभ रही थी उनके, बाकी वो डरते नहीं थे। फिर उस भीड़ ने जैसे मुझे देख लिया, मेरे पीछे पीछे भागने लगे। मेरे भागने की रफ्तार तेज थी क्योंकि वो तो जख्मी थे। कुछ की टांगों में बड़ा बड़ा जख्म हुआ था, तो कुछ के कंधे बिल्कुल नीचे की तरफ लटके हुए, कटे हुए। एक दीवार को फांद कर मैं दूसरी तरफ था। मेरे भागने की रफ्तार तेज जरूर थी, लेकिन मैं थक रहा था, जिंदा था। वो लाशें थीं, उन्हें दर्द नहीं हो रहा, वो थक नहीं रहे। भागते गए और एक जगह मैं इतना ज़्यादा थक गया, मैं एक अपार्टमेंट के अंदर छिपना चाहता था। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और ऊपर से आ रही चीख पुकार की आवाज़ें मुझे ऊपर चढ़ने देना नहीं चाहती थी। और पीछे वो लाशें जैसे मुझे खाने के लिए ही पीछे पड़ी हुई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तब मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के पहली मंजिल पर एक कमरे के अंदर चला गया। एक अपार्टमेंट का आगे वाला वो कमरा, वहां दरवाज़ा बंद करके मैं छिपा हुआ और बाहर से तोड़ने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें, ऐसी भयानक भयानक आवाज़ें। कान बंद करके मैं बैठा रहा। मुझे लगा अगर मेरी मौत यहीं पर लिखी है तो मैं मर जाऊंगा। शायद अब मौत नज़दीक आ चुकी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो मुर्दों को जिंदा कर देती है। ऐसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बारे में मैंने कहानियां सुनी थी। ये सच भी हो सकता है, मुझे पता नहीं था। 8 घंटे तक मुझे वहां छिपना पड़ा था और उसके बाद मुझे लगा मुझे खुद को बचाना होगा। यहाँ तो कोई भी सही नहीं लगता। रात के अंधेरे में दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर निकला था। जानता था मुसीबत बड़ी हो सकती है, क्योंकि रोशनी में उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो डरते नहीं। जैसे ही सीढ़ियों से उतरकर मैं बाहर झांकने लगा, मुझे बाहर चलती हुई कई लाशें नजर आईं। उनकी रफ्तार धीमी थी क्योंकि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। जैसे जिंदा इंसान को वो सूंघ सकते थे, एक दूसरे पर हमला नहीं करते, जैसे उन्हें पता होता। और मैं एक अजीब सी दुर्गंध को महसूस कर पा रहा था। ऐसी दुर्गंध जैसे वो लाशों के शरीर से निकल रही थी। अजीब सी दुर्गंध थी वो, आप दूर से ही सूंघ सकते थे। कब से इस दुर्गंध ने मुझे परेशान करके रखा था। जहाँ पर ये लाशें, ये मुर्दे नहीं होते, वहाँ पर ऐसी दुर्गंध नहीं आती जैसे इनसे आती थी। इनके पसीने के अंदर से ये दुर्गंध निकलती। शायद इसी से एक दूसरे की ये पहचान करते, और शायद तभी तो ये जिंदा इंसान की भी पहचान कर सकते थे। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल भरा था। चारों तरफ वो लाशें, किस रास्ते से मैं जाता मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा। सामने वो गटर का ढक्कन मुझे नजर आया। दिमाग घूमा मेरा। फिल्में देखी थी मैंने, शायद गटर के अंदर वाली पाइप से गुजरकर आगे से मैं निकल पाऊं। आगे पहुंचकर गटर के ढक्कन को खोला। छोटे वाली पाइप से बैठकर मुझे आगे चलना पड़ा और आगे बड़ी पाइप के अंदर से आराम से मैं चल पा रहा। उस गटर के अंदर वाली पाइप के अंदर कोई नहीं था, लेकिन दुर्गंध ऐसी कि सांस ली नहीं जा रही। तब मुझे समझ में आने लगा, जब मेरी सांस बहुत ज़्यादा चढ़ने लगी, सांस ले नहीं पा रहा था, शरीर फूलने लगा, क्योंकि गटर के अंदर मीथेन गैस होती है जिसकी दुर्गंध बहुत बुरी होती है, लेकिन और कोई गैस नहीं होती। ऑक्सीजन इंसान को चाहिए। दम घुटने लगा था। जल्दी से एक गटर के ढक्कन को खोलकर मैं बाहर निकला। देखा मैंने, थोड़ी सांस ली और फिर महसूस कर पा रहा था आसपास वो लाशें। मुझे यहाँ से बाहर तो निकलना था।
अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलता तो उसी सीवरेज पाइप में मारा जाता। फिल्मों में ऐसे सीन दिखा दिए जाते हैं, असलियत में ऐसा नहीं होता। सच्चाई कुछ अलग होती है। वहाँ गटर से बाहर निकलने के बाद मैं छिपता छिपता एक घर के अंदर चला गया। वहाँ कोई नहीं था, सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन मुझे भूख लगी हुई थी। कुछ ना कुछ तो खाना था। मुझे लगा यहाँ कुछ समय छिपूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और उसके बाद बाहर जा सकता हूँ। मैंने जब फ्रिज को खोला ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वो फ्रिज के अंदर एक 6 साल की बच्ची थी जिसकी मौत हो चुकी थी। उसके शरीर के ऊपर एक भी जख्म नहीं था। जैसे उसे बचाने के लिए उसे फ्रिज के अंदर डाला, लेकिन वो फिर भी बच ना पाई। वो लाश जरूर थी लेकिन हिल नहीं रही थी, असल में मुर्दा। कैसी भयानक बीमारी है। उस समय घुटनों के बल रोया था। भले ही वो मेरी कोई अपनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहे जा रहे थे और मुझे ऐसा लगने लगा था ये भयावह दृश्य कब खत्म होगा। उस घर से बाहर निकला अपनी भूख मिटाने के बाद। एक बच्चे की लाश के सामने खाना खाना कितना दुखद होता है मैं बयां नहीं कर सकता। घर से बाहर निकलने के बाद मुझे खुद को बचाना था, इसीलिए जैसे जैसे मैं भागता गया वो मुर्दे आवाज़ें सुन सकते थे। भागने की आवाज़ जैसे उन्हें आकर्षित करती और फिर वो भीड़ मेरा पीछा करने लगती। हर बार की तरह मुझे फिर से लगा था मैं मारा जाऊंगा, ये भी एक गलती है। कैसे बचूं उनसे, कैसे बचूं। मैं फिर से एक घर के अंदर छिपा था। जब उस घर के अंदर गया, मुझे उस घर के अंदर भी एक लाश मिली। 90 साल की बुढ़िया की एक लाश, चलती हुई लाश। मुझे वो बुढ़िया पकड़ना चाहती थी। पीठ पर जो कुबड़ था ना, वो हड्डी के मुड़ने के कारण था। भले ही वो मर चुकी थी, एक ज़ॉम्बी के समान थी, लेकिन कुबड़ सीधा नहीं कर सकती थी। उसे पकड़कर उसे मारना आसान था। वो पहले से मर चुकी थी। मैंने सच कहूं तो उसे मारा नहीं है, बल्कि उसे मुक्ति दी है। मुझे खुद को बचाना था। शरीर गंदा था। वहां मैं नहाया, अच्छे से समय बिताया, खाना खाया और फिर मुझे वहां से दूर निकलना था, ये मुर्दों वाले इलाके से दूर। वहां मैं जिस भी घर से फ़ोन करने की कोशिश करता, हर तरफ लैंडलाइन बंद थी। यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था। मुर्दे बाहर घूम रहे। और जब मुझे गोली की आवाज़ सुनाई दी, एक झटके में मैं उठा था, बेड पर लेटा हुआ। मैं बिल्कुल निढाल था, लेकिन उस आवाज़ ने मुझे चौंका कर रख दिया था। मैं जैसे ही बाहर की तरफ निकला, 2 पुलिस वाले थे, गोलियां चला रहे थे उन मुर्दों के ऊपर। जैसे ही मैं उनकी तरफ बढ़ना चाहता था, एक गोली मेरी तरफ भी आई, मेरे कंधे को बस छूकर निकल गई और फिर मैं पेड़ के पीछे छिप गया। जानता था उन्हें लग रहा होगा कि मैं भी कोई मुर्दा ही हूँ। एक तरफ से मैंने आवाज़ें लगाई, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ, यहाँ से मुझे बाहर निकालो। और तब उन्होंने कहा था, तुम्हें खुद को खुद ही बचाना होगा और यहाँ जो हो रहा है उसके बाद शायद तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। मेरे ये बोलने पर वो लाशें मेरा पीछा करने लगी और मेरे पास कोई बंदूक नहीं थी। वहाँ से मैं भागा। गोलियों की आवाज़ें आती रहीं और दूर से 2 मंजिला इमारत के ऊपर चढ़कर मैंने देखा वो दोनों पुलिस वाले भी मारे जा चुके थे। और इस 2 मंजिला इमारत के अंदर लगभग 10 वैसे ही मुर्दे थे जो मुझे ढूंढ रहे थे। मैं छत पर था, नीचे उतरना असंभव था। मुझे लगा यहाँ से बचना मुश्किल होगा और मुझे उन मुर्दों को मारना होगा, असल में मारना होगा, तभी मैं बच पाऊंगा। लेकिन 10 लोगों का मुकाबला मैं कर पाऊंगा या नहीं, मुझे पता नहीं था। ऐसे लोग जिन्हें दर्द महसूस नहीं होता, उन्हें मारना कितना मुश्किल होता है मैं जानता हूँ। कमज़ोर का पहले मैंने शिकार किया। मैं खिड़की के पास छिप गया। वो सूंघ सकते थे, इसीलिए मैंने खुद के ऊपर जैसे पानी और साबुन मल लिया ताकि वो खुशबू दूर तक आए। इंसानी खुशबू मेरे शरीर से निकल ना पाए। मैंने उस मुर्दे को पकड़ा, लेकिन वो तगड़ा था, मुझसे लिपटा, जिसके बाद मेरे शरीर पर भी जैसे उसका पसीना लग गया। उसे मारने में कामयाब ज़रूर रहा, लेकिन फिर मैंने एहसास किया 2 मुर्दे जो मेरे बेहद करीब थे,
उन्होंने मुझे छुआ नहीं बल्कि करीब से निकल गए। मेरी सांस रुकी हुई थी। मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा मैं मरने वाला हूं, लेकिन वो करीब से निकल गए। तब खाली बैठे हुए मुझे एहसास हुआ ये सब कैसे हुआ है। उनके शरीर से एक पसीना निकलता है, एक दुर्गंध अजीब सी जो इन ज़ॉम्बी से निकलती है। अगर मैं अपने शरीर पर ऐसा पसीना मल लूं, उन्हें लगेगा मैं भी एक ज़ॉम्बी ही हूं। ऐसे मैं यहां से बच सकता हूं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा। ऐसे एक और लाश को पकड़कर उससे शरीर को मला था। उसके सर को धड़ से अलग किया, बाजुओं को काट डाला मैंने और उसके शरीर से पसीना मैं अपने शरीर पर मलता गया बिना कपड़ों के। और इस तरह वो गंदे मले हुए कपड़े बाकी लाशों से, जो उनकी उस गंध से पूरी तरह से ढक चुके थे, उसे पहनकर मैं उन मुर्दों के बीच चल सकता था। वो मुझे छूते नहीं, उन्हें महसूस होता कि मैं भी उनके जैसा ही एक मुर्दा हूं। ऐसे मुर्दों के बीच बचने का मेरा तरीका कामयाब था। भीड़ के बीच से निकलने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती, और जहां पर कटी हुई कोई लाश जो तड़प रही होती, मुझे पता होता वो ज़ॉम्बी है, मैं उनसे लिपटने लगता, पसीने को बार बार शरीर पर मलता ताकि मेरा इंसानी पसीना शरीर से बाहर ना आए और कोई सूंघ ना ले। वहां पर गोलियों की आवाजें चारों तरफ थी। वहां मैंने ऐसे लोग देखे जो डॉक्टरों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन बंदूकों के साथ गोलियां मार मार कर उन मुर्दों को मार रहे थे। सर पर गोली लगने के बाद कोई भी लाश हिल नहीं पाती थी। भले ही वो ज़ॉम्बीज थे, लेकिन बिना दिमाग के, जैसे उनका धड़ धीरे धीरे काम करना बंद कर देता। लेकिन फिर भी उसमें आधा घंटा लगता। सर में गोली लगने के बाद वो शरीर तड़पते, चाहे सर काट दो, धड़ फिर भी चलता रहता, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। फिर पूरी तरह से उनकी जैसे मौत हो जाती। डॉक्टर नर्स के कपड़ों में कई लोग उन्हें मारे जा रहे, ऐसे मार मार कर जो लाशें थी ट्रकों में भर भर कर ले जाई जा रही। मैं छिप कर देख रहा था उन्हीं ज़ॉम्बीज, उन्हीं लाशों के बीच, और जैसे वो लाशें वो डॉक्टरों वो पुलिस वालों पर हमला नहीं कर रही थी, उनसे भी वैसी दुर्गंध आ रही जैसे वो जानते थे। मुझे लगा शायद जैसे वो महामारी फैली है, ये भी एक महामारी होगी, शायद कोरोना का एक रूप। वहां से बैरिकेडिंग से आगे निकलना असंभव था। किसी को भी देखते ही गोली मारी जा रही थी। लाशें पूरी तरह से बिछ चुकी थी। जो लोग बचे थे घरों के अंदर थे, बाहर उन्हें देखने नहीं दिया जा रहा था। ऐसे लाशें उठाई गई। इस तरह उस बैरिकेडिंग से आगे निकलने के लिए मुझे कोई तरकीब लगानी थी। एक घर में मैं छिपा रहा, नहाया, शरीर को शुद्ध किया और वहां आसपास रहा। ऐसे जब बैरिकेडिंग को और आगे किया गया, जैसे घेरा बनाकर उस जगह फैले हुए इस कंटेमिनेशन एरिया में लोगों को पकड़ा जा रहा था, वहां से मैं बैरिकेडिंग से बाहर निकला 4 दिनों बाद। वहां से आगे निकल गया मैं। फिर आगे मुझे कई जगह लॉकडाउन ज़रूर लगा मिला, लेकिन वैसी जिंदा लाशें नहीं मिली। कई जगह मैंने टीवी देखा और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बारे में बताया तक नहीं गया। फिर मुझे कोरोना भी हुआ था, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा जैसे बीमार पड़ गया था, अस्पताल में भर्ती था। लगभग 6 महीनों तक मुझे कोई भी दुर्गंध या सुगंध सूंघने में परेशानी हो रही थी। मैं किसी भी चीज़ का अच्छे से स्वाद ले नहीं पा रहा था। एक वैसे ही अस्पताल में खुद को बचा हुआ पाकर मैंने एक डॉक्टर से ये सवाल पूछा था, मैं इस जगह के बारे में इतना तो जान गया हूँ कि ये जो महामारी के फैलने की बातें की जा रही हैं, ये महामारी उतनी खतरनाक नहीं है जितनी लाशों का चलना है। लेकिन इस बात पर कोई भी जिक्र बाहर निकल नहीं पा रहा था, जैसे कोई इस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहता था। एक डॉक्टर ने तब मुझे कहा था, मुझे एक बात पर शक है, भले ही मैं भी लॉकडाउन में कैद हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ पर शक है कि ये जो महामारी चारों तरफ फैली है ना, जो नज़ला ज़ुकाम की तरह शरीर में फैल जाती है, असल में इसके कारण लॉकडाउन लगा ही नहीं है, बल्कि इस बीमारी को फैलाया इसलिए गया है ताकि उस बड़ी महामारी से लोगों को बचाया जा सके या उसकी बात को छिपाया जा सके। बड़े बड़े लॉकडाउन इसलिए लगे हैं ताकि वो जो अजीब सी बीमारी मुर्दों को जिंदा करने वाली, उसके आसपास जगह को बंद किया जाए और सभी मुर्दों को जलाया जाए, निकाला जाए।
वो जो वीडियोस थी ना लाशों को ज़मीन में दफनाने की, ट्रक भर भर के, वो लाशें थीं, ज़ॉम्बीज़ वाली लाशें। और ये बीमारी जिसे महामारी समझकर लोग डरते हैं, ये बीमारी इसीलिए फैलाई गई ताकि सबको सूंघने में परेशानी हो। ये स्वाद बंद कर देती है, सूंघने की हमारी शक्ति रोक देती है, ताकि हम में से कोई लाश बने तो दुर्गंध या सुगंध सूंघ ना पाए, भटकता रहे और उसे पकड़ने में आसानी हो। मेरा यकीन कीजिए, लॉकडाउन जब हटाया गया मैं कितना खुश था। उससे पहले हर दिन मुझे लगता था यहाँ भी वो मुर्दे आ जाएंगे, सबको मार डालेंगे। टीवी में कोई खबर नहीं दिखाई गई महामारी की वो तस्वीरें, जब चारों तरफ वो महामारी फैली हुई थी, सन्नाटा पसरा हुआ था, उसके सिवा कुछ नहीं। मुर्दों के जिंदा होने की बात को छिपाया गया, जैसे वो खबर बाहर निकल ही नहीं पाई। और मुझे अब इटली में रहने से भी डर सा लगने लगा था। डरता हूँ जब ये खबर फैलती है कि वो महामारी फिर से फैल रही है, लॉकडाउन लग सकता है। जानता हूँ मैं ये कवर अप है, वो बड़ी घटना को छिपाने के लिए, वो बड़ी महामारी को दूर करने के लिए। आज भी सोचता हूँ कहीं दोबारा वो महामारी अलग रूप लेकर पूरी दुनिया में ना फैल जाए।